इस वक्त हेमंत रुस्तगी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कृष्णा पांडे हैं, जिनका सवाल हम लेंगे। कृष्णा साहब, आप हमारे साथ जुड़े हैं? जी सर, नमस्कार। जी, पूछें अपना सवाल हेमंत सर से। सर, हमें एसआईपी शुरू करनी है। जी पूछें। जी सर, हमको एसआईपी शुरू करनी है, जिसके लिए हमें फंड सजेस्ट करें सर कि कौन से अच्छे फंड 15 साल में अच्छे रिटर्न मिलेंगे हमको सर। ठीक है। क्या आपका कोई लक्ष्य है? क्या आप कितना चाहते हैं? कोई लक्ष्य है आपका? सर अभी लक्ष्य तो कोई ऐसा है नहीं, बस मैक्सिमम कितना मिल जाए, 8-10, लगभग 8 से 10 हजार से अभी शुरुआत करेंगे एसआईपी की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 15 सालों का लक्ष्य है इनका। 8 से 10 हजार रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसआईपीज में। आपकी उम्र क्या है कृष्णा जी? 34 ईयर। ठीक है। हेमंत सर बताएं, उम्र इनकी 34 साल है, 15 सालों का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, और 8 से 10 हजार रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपीज में। बताएं इनको क्या सलाह होगी? देखिए प्रशांत, जैसे उन्होंने कहा कि इनका जो टाइम होराइजन है करीब 15 साल है, तो जाहिर सी बात है जब इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको इस तरह से एसेट एलोकेशन करें कि आपका रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन से बेटर हो। तो वहां पे तो जो इक्विटी फंड्स हैं वो डेफिनेटली इनके लिए बहुत सूटेबल रहेंगे। बट इनको फंड बताने से पहले, जैसा आपने भी कहा, आई थिंक इम्पोर्टेंट है कि मैं इनको यही एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा अपना लक्ष्य बनाएं। क्योंकि होता कि आप शुरुआत तो कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य रहेगा तो आपको पता है कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के लिए एक अज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पे आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कितनी उसमें कमी है। कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेट करता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को आप आगे जाके धीरे धीरे बढ़ाते रहें। बट शुरुआत करने के लिए, क्योंकि 15 साल का समय है, तो इक्विटी फंड, जैसा मैंने कहा, 2 फंड 8,000 के लिए मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ। क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट करने के साथ साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो, और जो मार्केट के 3 सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में एक अप्रोप्रिएट आपका एलोकेशन होना जरूरी है। तो शुरुआत कीजिए एक मल्टी कैप फंड से, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। ये फंड तीनों सेगमेंट में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में मिनिमम 25% इन्वेस्ट करता है। और दूसरा एक लार्ज एंड मिड में HDFC लार्ज एंड मिड कैप, जो मिनिमम 35% लार्ज और मिड कैप को एलोकेट करता है। दोनों ही फंड के पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छे फंड्स हैं, काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है दोनों का। तो इन फंड से शुरुआत कीजिए। तो जैसा मैंने पहले कहा कि कोशिश करें कि थोड़ा लक्ष्य बनाएं, ताकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें। ठीक है, तो कृष्णा जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवालों का जवाब मिला हो। कोई और सवाल या कोई और शंका आपके मन में हो तो जरा पूछें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बहुत से लोग जो शुरुआत कर रहे हैं उनका हौसला हमें बढ़ाना चाहिए, और वाकई कृष्णा जी जैसे लोग जो एक बेहतर भविष्य के लिए अपनी प्लानिंग सामने रखते हैं, और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि साहब ये हमारा पूरा होराइजन है और यहाँ से हमको आगे जाना है, तो किस तरह के निवेश की प्लानिंग होनी चाहिए। इसी तरह से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे अगले कॉलर जो हैं उनका नाम गजेंद्र कुमार है। गजेंद्र जी, जुड़े हुए हैं आप? हाँ जी जी। गजेंद्र जी, आदित्य सर भी हमारे साथ जुड़े हैं, पूछिए अपना सवाल। सर, अभी मैंने कोटक फ्लेक्सी कैप में 8,000 रुपीज, मेरा एसेट लार्ज कैप में 6,000 रुपीज, और ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी डेट में 4,000, HDFC स्मॉल कैप में 4,000, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 6,000 की SIP अभी चल रही है। तो मुझे एक तो ये रिव्यू करना है कि मुझे कुछ फंड्स में या कुछ चेंज करने की जरूरत है, और सेकंड, यदि मैं अभी SIP करंट ईयर में मुझे थोड़ा और इंक्रीज करना है, तो फिर इन्हीं में से प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करना है, या फिर कुछ और फंड आप सजेस्ट करोगे, या कि कोई एक पर्टिकुलर फंड में सजेस्ट करेंगे? ठीक है, ठीक है। तो कितना इंक्रीज करना चाहते हैं आप? अराउंड 4,000 to 5,000। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आदित्य, बाकी जो आपके पास इनका ब्यौरा है वो तो है ही, जरा इनको बेहतर सलाह दें। देखिए, सबसे पहली बात तो आपके निवेश को गोल्स के साथ जोड़ना जरूरी है। आपने अभी अपने निवेश को किसी भी गोल के साथ नहीं जोड़ा है, वो एक बात बिल्कुल खास है। या आपके रिटायरमेंट के लिए या पढ़ाई बच्चों के लिए, इन सब गोल्स के साथ आप जोड़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके फंड में
आपके पोर्टफोलियो के अंदर बड़े सारे फंड्स हैं, इतने सारे फंड्स की कोई जरूरत नहीं है। मैंने 3 फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं, HDFC स्मॉल कैप फंड, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड जो कि आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इन तीनों फंड्स के अंदर आप इक्वली अपनी SIP को स्प्लिट कर दें। बाकी सारे फंड्स की आपके पोर्टफोलियो में कोई जरूरत नहीं है, तीनों ही के तीनों फंड आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। जितने कम फंड्स को रखेंगे और जितने अच्छे फंड्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके पोर्टफोलियो। तो इन 3 फंड्स, बाकी सारे फंड में से निकल जाए और इन 3 फंड्स में SIP करेंगे तो बेहतर रहेगा, और कोई भी फंड ऐड करने की जरूरत नहीं। ठीक है। गजेंद्र जी, कोई और सवाल आपका? आप कोई बात बताना चाहते हो? एक और क्वेश्चन था कि यदि मुझे अभी जैसे SIP इंक्रीज करनी है तो फिर इन 3 में से किसमें करूं या फिर प्रोपोर्शनेटली करना चाहिए? ठीक है, आदित्य जी जरा रोशनी डाल। प्रोपोर्शनेटली तीनों में इंक्रीज करते रहिए। पहले 1 साल में एक महीने में एक फंड में SIP इंक्रीज, दोनों फंड में इंक्रीज करते रहिए। प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज करते रहिए, धीरे धीरे करके तीनों ही फंड जो है वो अच्छे फंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इन तीनों फंड में SIP करो। ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि गजेंद्र जी आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। और इस पूरी चर्चा में एक चीज हम अपने तमाम कॉलर्स और अपने दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी अपने आप सवाल भेजिए तो जरा एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करिए, क्योंकि जो गोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपको जहां पहुंचना है उस लक्ष्य के बारे में ही आपको जानकारी नहीं है, फिर आप ये कॉर्पस क्यों जुटा रहे हैं? क्या आपका लक्ष्य है? रिटायरमेंट की प्लानिंग है, बच्चों की पढ़ाई है, या किसी और खर्चे के लिए, या कोई एसेट आप जोड़ना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं? तो ये जो समय सीमा है ये तो आप तय कर देते हैं, लेकिन गोल नहीं तय करते हैं। तो गोल यानी लक्ष्य जरूर तय करें। बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की ओर। अहमद राजा हैं ओमान से। अहमद साहब, आप जुड़े हुए हमारे साथ? यस, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। पूछें अपना सवाल। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ऑलरेडी मेरा पोर्टफोलियो में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। जी जी। इसमें एक मेरे को 2 चीज पूछना थे। मैं एक्चुअली ओवरलैपिंग वगैरह चेक करके मैंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। उसमें मैं 2 मिड कैप और 3 स्मॉल कैप रखा हूँ डाइवर्सिफिकेशन के लिए। क्या ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है या सही है 2 मिड कैप और 3 स्मॉल कैप रखना है? ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे फंड्स हैं आपके पास। हेमंत सर बताएं जरा क्या होगी इनको सलाह? जी देखिए, इनके जो अभी करंट इन्वेस्टमेंट है करीब इनकी 27,000 इन्वेस्टमेंट है, और इन्होंने कहा कि इनका गोल जो है वो 2.5 करोड़ का कॉर्पस बनाने का है। तो मुझे लगता है कि इनका टाइम होराइजन है उसमें 25,000 से भी इनका गोल पूरा होगा। तो अच्छी बात है कि ये थोड़ी सी ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज इनके लिए है कि इररिस्पेक्टिव मार्केट कंडीशन या अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को पूरे टाइम इन्होंने होराइजन रखा है अपना 20 साल का, उसमें उसको कंटिन्यू करते रहें। अब इशू ये है कि इनके 27,000 इन्वेस्टमेंट के लिए इनके पास करीब 9 फंड हैं। तो अगर हम देखें इनका किस तरह के फंड है, इनके पास 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, एक मल्टी कैप फंड है, एक कॉन्ट्रा फंड है, 2 मिड कैप फंड है और 3 स्मॉल कैप फंड है। मुझे लगता है फंड ज्यादा है, डेफिनेटली इसमें जरूरत है पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेशन करने की। जैसा इन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि मिड कैप में इनका एक्सपोजर रहे 8,000 रुपए, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली वो बिल्कुल सही बैठता है, उसमें उतना आप रख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो फंड आपके पास है उससे बेहतर फंड आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल या फिर कोटक इमर्जिंग फंड, वो फंड को आप देखें। जहां तक स्मॉल कैप की बात है, मुझे लगता है 41% एलोकेशन जो उन्होंने अभी किया है करीब 11,000 का, वो थोड़ा ज्यादा है, उसको कम करना और फंड भी थोड़े कम करने हैं। तो एक जैसे क्वांट है इनके पास 5,000, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको 3,000 रुपये और इन्वेस्ट करने हैं अगर स्मॉल कैप में, तो फिर आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप देखें, वो एक मुझे लगता है बेहतर फंड होगा। फ्लेक्सी कैप में इनके पास 2 फंड है, PGIM और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, तो मुझे लगता है वो एक ही फंड बेहतर फंड होगा। फ्लेक्सी कैप में इनके पास 2 फंड है, PGIM और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, तो मुझे लगता है वो एक ही फंड रखें, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्योंकि वहां पे थोड़ा एक्सपोजर उनको यूएस मार्केट में भी मिलता है, वो ज्यादा कंसिस्टेंट फंड है, तो वो रखें। और 3,000 रुपये जो इनके पास बचेंगे
स्मॉल कैप के, जहां पे मैंने कहा उसको कम करें एक्सपोजर, वो भी चाहे तो वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करें। तो कुल मिला के फ्लेक्सी कैप में 7,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। एसबीआई के दो फंड्स हैं इनके पास, एसबीआई मल्टी कैप फंड और एसबीआई कॉन्ट्रा। तो वहां पे एक फंड रखे हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा रख सकते हैं। तो वहां पे 4,000 पे, मतलब 2,000 जो एसबीआई मल्टी कैप पे रख रहे हैं, वो भी अगर ये कॉन्ट्रा में ऐड करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। तो कुल मिला के करीब 6 फंड होंगे इनके पास, 3 फंड कम होंगे। और जैसा मैंने कहा कि लक्ष्य पूरा होगा प्रोवाइडेड ये 20 साल तक अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अहमद जी, कोई और सवाल आपका? जी, मैं आपका निप्पॉन इंडिया अगर ऐड करता हूँ, उसमें 178 कंपनीज है ऑलरेडी इसमें, तो ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और इसका AUM भी बहुत ज्यादा है, और इसमें इसलिए वो ज्यादा 178 कंपनीज में फंड में है। अगर मैं क्वांट और निप्पॉन लेता हूँ तो 178 प्लस ये हम लोग का 67 फंड, टोटल 200 कंपनीज हो जाएगा स्मॉल कैप में। तो इसलिए मैंने कम AUM वाला लिया है, इसलिए उनके पास कम कंपनीज होगा। निप्पॉन ज्यादा कुछ होल्डिंग हो गया है। जी सर, बात बिल्कुल सही है। जहाँ पे थोड़ी सी कंसंट्रेटेड बेट होगी तो आपको ये समझना है कि उसमें वॉलेटिलिटी भी थोड़ी ज्यादा होती है, रिस्क भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं कि निप्पॉन ले, तो ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की, और स्मॉल कैप फंड सेगमेंट जो है वो काफी वॉलेटाइल होता है। और उसमें यूनिवर्स जो है वो करीब 250 फर्स्ट कंपनी से जितने ऊपर जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी स्मॉल कैप है। तो काफी बड़ा यूनिवर्स है, और क्योंकि ये बहुत ही अग्रेसिव सेगमेंट है और उसमें चांसेस होते हैं, लिक्विडिटी का इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इसीलिए हमने देखा भी है कि हालांकि इस फंड का कॉर्पस भी ज्यादा है, डाइवर्सिफिकेशन भी ज्यादा है, फिर भी कोई कारण है ऑब्वियसली जब इस फंड ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी, कहीं ना कहीं उनकी जजमेंट, और कहीं ना कहीं इस तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि वो फंड बेहतर है, बट जैसा मैंने कहा स्मॉल कैप सेगमेंट में आपका जो एलोकेशन है उसको डेफिनेटली आप थोड़ा कम कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जी अपना सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। आदित्य, आपसे अगला सवाल है, और राकेश कुमार है हमारे साथ कॉलर। राकेश, पूछें अपना सवाल। सर, मैंने क्वेश्चन तो डाले हुए हैं, जी तो जी। जो भी पैनल में है उनको मेरा पहले तो गुड इवनिंग, और आपको भी सर। ठीक है, तो एक क्वेरी है कि जो मैं लिया हूँ फंड उसका क्या परफॉर्मेंस होगा, और जो मेरा SIP है अगर मैं उसको 10 साल कैरी ऑन करता हूँ तो हाउ मच wealth I could create. My aim is only to wealth creating, sir. और इसके अलावा, हेलो, कैन यू हियर मी सर? जी 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 जी। और इसके अलावा मेरा सर डायरेक्ट स्टॉक में भी है 10 लाख रुपए, जो मोस्टली जो है निफ्टी के ही स्टॉक हैं। ठीक है, ठीक। और NP और PPF में भी है 2.5 लाख। एवरी ईयर आई इन्वेस्ट 30,000। तो ये सबको अगर मैं कैरी ऑन करता हूँ तो हाउ मच वेल्थ आई कुड क्रिएट आफ्टर 10-15 ईयर्स? ठीक है, ठीक है, ठीक है। राकेश जी का सवाल आदित्य जी बताएं। देखिए, फिर वही बात, इन्होंने अपने निवेश को किसी गोल के साथ नहीं जोड़ा है। ये वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, और कब वेल्थ क्रिएशन स्टॉप होगी और कब वो अपने गोल्स को रीच करेंगे और कब वो रिस्की इन्वेस्टमेंट से डेट इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, ये क्लियर नहीं है। तो मेरे हिसाब से निवेश को गोल से जोड़े। आप डायरेक्ट स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, पर वो डायरेक्ट स्टॉक में अगर आप उस निवेश को, चाहे वो निफ्टी 50 की कंपनी क्यों ना हो, अगर आप उस निवेश को अच्छे से ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट स्टॉक से निकल जाइए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। दूसरी बात, तीसरी बात, आपके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ही ज्यादा शेयर्स हैं, उन शेयर्स को आपको, उन म्यूचुअल फंड्स को आपको कम करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से 3 म्यूचुअल फंड मैंने चूज किए हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड और DSP क्वांट फंड। इन 3 फंड में आप निवेश कीजिए। आपका निवेश अच्छे फंड मैनेजर के हाथ में रहेगा। एग्जिस्टिंग फंड्स में से जो कि मैंने सुझाया नहीं है, उसमें से बाहर निकलिए धीरे धीरे करके, और इन्हीं फंड में SIP करेंगे तो बेटर है। ओवरऑल गोल से जोड़िए और म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स हैं उनको कम कीजिए तो अच्छा हो। ठीक है, चलिए समय कम है, अगले कॉलर को भी हम अपने साथ जोड़ लेते हैं। रजनीश जी हैं। रजनीश जी, पूछें अपना सवाल। सवाल हेमंत जी आपके लिए। गुड इवनिंग सर, मेरा अभी करंट SIP चल रहा है जिसका डिटेल मैंने भेजा है जी। उसमें से ना एक मैंने कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी भी है, वो मैंने मेंशन नहीं उसमें किया था। जी जी जी। तो ये मेरा जरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, और मैं ना अभी एक SBI लार्ज एंड मिड कैप या ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, इसको मैं अपने
ऐड करना चाहता हूं, तो ये क्या ठीक रहेगा मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से? ठीक है, ठीक है। हेमंत सर बताएं क्या होगी इनको सलाह। जी, अगर हम इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को देखें, इनके पास एक फ्लेक्सी कैप है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, हमने उसके बारे में ऑलरेडी बात की कि बहुत ही अच्छा फंड है, तो उसमें डेफिनेटली बने रहे, कहीं 30,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि इनके पास कैनरा बेको लार्ज ब्लू चिप फंड भी है, तो वो एक एडिशनल फंड होगा इनके पास। इसके अलावा एक कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है जो एक अच्छा क्वालिटी मिड कैप फंड है, वहां बने रह सकते हैं। और स्मॉल कैप में आई थिंक इनके पास 2 फंड है, करीब 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। मुझे लगता है वहां पे एलोकेशन थोड़ा ज्यादा है, कम कीजिए, उसमें 5,000 ही रखिए। जैसे 2 फंड है तो आप SBI का जो स्मॉल कैप फंड है उसको रखें, और जो 3,000 जो एडिशनल है, जहाँ पे लगता है मुझे आपको कम करके, वो आप पारंपरिक के फ्लेक्सी कैप फंड में आप ऐड कर सकते हैं। जहां तक एक लार्ज एंड मिड कैप की बात है ऐड करने की पोर्टफोलियो में, काफी अच्छी कैटेगरी है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि 35% मिनिमम जो है एलोकेशन लार्ज एंड मिड कैप में रहता है। दोनों ही फंड इनफैक्ट जो आपने चुने हैं वो शॉर्टलिस्ट किए, वो काफी अच्छे हैं। क्योंकि एक चुनना है तो आप मे बी ICICI प्रू लार्ज एंड मिड के साथ जा सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में अच्छी एलोकेशन है, और जिस तरह का प्रॉपर एलोकेशन डिफरेंट सेगमेंट में चाहिए वो है। सिर्फ जैसा मैंने कहा, स्मॉल कैप में अपनी एलोकेशन थोड़ा कम कीजिए, और फ्लेक्सी कैप में वो इन्वेस्टमेंट को करके थोड़ा वहां पे एलोकेशन बढ़ा दीजिए। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हेमंत सर, आदित्य, आप दोनों का, और अपने तमाम जो दर्शक हैं, जो कॉलर्स थे, उनका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से जो कॉलर, उनके सवाल हम नहीं ले पाए, आने वाले एपिसोड्स में हम उनके सवाल लेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।